के लिए ये अनाज की पैदावार को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में पंजाब जो है वो ना सिर्फ एक मावन और हरावल दस्ते का किरदार अदा करने जा रहा है, बल्कि जदीद तरीन दुनिया की जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी प्रैक्टिसेस हैं और ज़राई शोबे के अंदर जो दुनिया ने पैदावार को कम लागत से ज़्यादा पैदावार हासिल की है, वो मिनिस्टर साहब की क़यादत में हम वो अहदाफ हासिल करने जा रहे हैं। तो ओवर टू यू सर, ताकि उसके बाद जो पॉलिटिकल हमारा आज के बहुत 3 इश्यूज़ हैं, जिसमें एक इशू हमारे एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है जो हड़ताल पे हैं और जो इस वक्त दुखी हैं, उनके ज़ख्मों पे भी हमने मरहम रखना है। उसके अलावा जो हमारा रात जो है वो मौलाना साहब की याहो पुकार चीहो पुकार का भी जवाब देना है, और इसके साथ कुछ कनीज़ें आज वो भी इधर उधर आज भटक रही हैं, और कुछ डस्का में बैठे राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज जो है वो गुल खिलाए हैं, उनको भी हमने जो है वो भरपूर तरीके से वो गुल जो है उनको गुलदान में सजाना है। जी आप प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन का और आप तमाम साथी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ मदऊ किया है और ज़राअत के बारे में बात करने को कहा है। गो इस वक्त मुझे आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद वीडियो लिंक ज्वाइन करनी है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो इसलिए मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि कुछ बातें कर दूं। और इसमें पहली बात जो है वो ये है कि मैं गुज़श्ता 30 साल से सियासत में हूँ, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, और हर अदवार जितने भी अदवार माजी में गुजरे, माजी की हुकूमतें ज़राई शोबे के को प्रायोरिटी डिक्लेयर करती थी, कहती थी ज़बानी कलामी, लेकिन अमली तौर पे उनको प्रायोरिटी नहीं होती थी और उस पर अमल दरामद नहीं होता था। मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि माजी में भी ज़राअत के शोबे में मुख्तलिफ कमेटियाँ बनती थी और काफ़ी सारी कमेटियों का हिस्सा मैं रहा हूँ माजी में, ज़राअत के बारे में जो बनती रही हैं, लेकिन उन कमेटियों का यही रोल होता था कि वो रिपोर्टें लिखती थी और फिर वो रिपोर्टें अलमारियों की जीनत बन जाती थी, उन पे अमल दरामद नहीं होता था और रूटीन में काम चलता रहता था। लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात या सबसे अहम तब्दीली जो है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत दिलचस्पी लेते हैं ज़राअत के मामले में और वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं ज़राअत की प्रोग्रेस को ख़ास तौर पे, और इसीलिए आप जानते हैं कि उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे ये जिम्मेदारी दी। आज से कोई कुछ महीने पहले मेरा पोर्टफोलियो इसीलिए चेंज किया था, और ताकि वो चाहते थे कि और ज़्यादा बेहतरी के साथ काम हो और ज़्यादा तेज़ी से काम हो। और आज से 2 दिन पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एग्रीकल्चर के बारे में एक मीटिंग ली है, और उस मीटिंग में वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब भी शरीक हुए, फेडरल मिनिस्टर्स भी थे, और प्रोविंस की तरफ से मैं और मेरे अलावा जो ज़राअत से मुतल्लिक़ हैं, जैसे लाइव स्टॉक है, फॉरेस्ट है, फिशरीज़ है, इनके वज़रा हज़रात ने भी उस मीटिंग में शिरकत की। और इससे अंदाज़ा होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कितनी ज़्यादा अहमियत ज़राअत की तरक्की की तरफ दे रहे हैं। और आप तमाम लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद एक 300 अरब रुपए का पैकेज दिया था एग्रीकल्चर के लिए, और उस 300 अरब रुपए के पैकेज में उन्होंने 4 मेजर फसलात ग़िज़ाई खुद किफ़ालत के लिए 4 मेजर जो क्रॉप्स हैं उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए ये पैसे
खर्च किए जा रहे हैं और वो पैकेज अब भी इस वक्त वो बतदरीज आगे बढ़ रहा है। उसमें गन्ना, गंदम, चावल और तेलदार अजनास शामिल थी और इन अजनास की पैदावार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तमाम सालों में ये 5 साला प्रोग्राम जो 300 अरब रुपए का है, ये इनमें सब्सिडी मिलती है। जैसे कि तेलदार अजनास लगाने पे, सूरजमुखी का बीज लगाने पे हर काश्तकार को 5,000 रुपया फ़ी एकड़ सब्सिडी के तौर पे या सपोर्ट के तौर पे दिया जाता है। और उसका तरीका ये है कि जब वो बीज खरीद करके बीज का कार्ड स्क्रैच करता है तो उसको इमीडिएटली 1,000 रुपया ट्रांसफ़र हो जाता है और बाकी 4,000 रुपया जब काश्त हो जाती है और काश्त की वेरिफिकेशन के साथ उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके अलावा खादों पे और बीजों पे सब्सिडी दी जा रही है ताकि फसलात की पैदावार को बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान ने यूरोपियन यूनियन में एक केस रजिस्ट्रेशन के लिए केस किया हुआ था कि जो बासमती चावल है वो इंडिया के ओरिजिन के साथ उसको रजिस्टर किया जाए ताकि फिर आइंदा के लिए बासमती चावल सिर्फ इंडिया का ही एक्सपोर्ट हो सके। तो इसमें हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में इसको ले आए और उसका नतीजा ये हुआ कि फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कहा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने उस केस के अगेंस्ट अपना क्लेम लॉन्च किया और उसको उनके क्लेम को चैलेंज किया और इंशाअल्लाह ताला हमारा क्लेम चूँकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए हमें उम्मीद है कि हमें इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी और वो जो इंडिया के अज़ाइम हैं वो नहीं पूरे होंगे। और इसमें ये बात मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब एग्रीकल्चर का जो भी इशू हो उसमें खसूसी दिलचस्पी लेते हैं और इसी तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब एग्रीकल्चर के मामले में खसूसी दिलचस्पी लेते हैं। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पैकेज दिया है उस पैकेज के तहत ज़रूरी मशीनरी काश्तकारों में तकसीम की जा रही है क्योंकि हम समझते हैं कि ज़रूरी मशीनरी काश्तकारों में अगर तकसीम होगी और बेहतर मशीनरी होगी तो उससे पैदावार में इजाफा हो सकेगा। ख़ास तौर पे यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा कि लेज़र 1200 लेज़र लैंड लेवलर हैं जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम के तहत काश्तकारों में बांटे गए हैं और उसके अलावा मैकेनाइजेशन को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए या बेहतर, क्योंकि इस वक्त हमारे जो सोइंग टेक्निक्स हैं या हार्वेस्टिंग लॉसेस हैं उनको कवर करने के लिए अब मॉडर्न मशीनरी के लिए काश्तकारों को बेहतर टर्म्स पे हमने वो मशीनरी प्रोवाइड करनी है और इन पे ख़ास तौर पे परसों की मीटिंग का जो मैं पहले हवाला दे रहा था, परसों की मीटिंग में ये भी डिस्कस हुआ है कि एग्रीकल्चर मशीनरी को इंपोर्ट करने के लिए और काश्तकारों तक आसानी से पहुंचवाने के लिए एक तो टैक्सेस में कमी की जाए और दूसरा लोन की फैसिलिटीज़ को ज़्यादा बेहतर किया जाए ताकि काश्तकार और ख़ास तौर पे जो बड़ी मशीनरी है, जो हार्वेस्टिंग की मशीनरी है, वो अगर सर्विस प्रोवाइडर्स अगर मार्केट में आए तो उनको इनकरेज करने के लिए जो सर्विसेज पे 16% सेल टैक्स लगता है उसको ख़त्म करके 2% पे लाया जा रहा है
ताकि सर्विस प्रोवाइडर्स को ये इंसेंटिव मिले। इसके साथ साथ जो नया हम इनिशिएटिव ले रहे हैं वो आज आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारा काश्तकार और हमारा आड़ती का मोहताज होता है, आड़ती से वो फाइनेंसेस लेता है, आड़ती से वो फिर मजबूर हो जाता है कि सस्ते दामों उसको अपना पैदावार या प्रोड्यूस उसको बेचे। तो इसलिए अब एक नया हम इलेक्ट्रॉनिक रिसीट का सिलसिला एक शुरू करने लगे हैं, जिस इलेक्ट्रॉनिक रिसीट के तहत ये भी प्राइवेट कंपनीज इसमें को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसमें एंग्रो जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है उसने ये काम शुरू भी कर दिया है और बाकी कंपनीज भी पाइपलाइन में है, और के ज़िम्मेदार अपना मुख्तलिफ इलाकों में अपने मॉडर्न गोदाम और साइलोज कायम करेंगे और उन साइलोज और गोदामों पे वो ज़िम्मेदार अपना पैदावार स्टोर करके एक रसीद जनरेट हो जाएगी और वो माल हाइपोथेकेट होके उसको उसी रसीद के तहत बैंक्स पैसे प्रोवाइड कर देंगे ताकि उसको वो फौरी तौर पे जो एक हमेशा से मसला चला आ रहा है कि फौरी तौर पे किसान को अपना प्रोड्यूस बेचना पड़ता है। तो बहुत शुक्रिया जी आपका, माशाल्लाह से ये आपको मैं ये फोटो कॉपी करा के सबके दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। और ये आज उन्होंने आपको ये बावर करवाया कि पंजाब के अंदर पहली ज़राई पॉलिसी जो है उसका सेहरा मौजूदा हुकूमत के सर जाता है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में ये फर्स्ट ज़राई पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब के काश्तकारों को दी है। इसके अलावा जो 300 अरब का जिक्र कर रहे थे कि 2019 से 2020 का जो हदफ तय किया गया था, मैं आपकी इजाज़त से चीदा पॉइंट सिर्फ 28 अरब 69 करोड़ रुपए से खालों को पुख्ता किया गया है। मॉडल ज़राई मंडियों के क़याम के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 12 अरब रुपए गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए जो आपकी ये फोटो कापीज आपको हम तमाम जो उसके साथ स्प्लिट है वो दे देते हैं। जो अहम चीज़ जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़राई शोबे के लिए है वो 78,000 से ज़ायद जो बंजर ज़मीन थी उसको मौजूदा हुकूमत ने काबिल काश्त बनाया और जिससे काश्तकारों की जो आमदन है उसमें तकरीबन 2.5 यानी 2.5 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो है वो हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं था पंजाब के अंदर के फसल का बीमा हो या उसकी जो इंश्योरेंस हो। इस सोच को आगे बढ़ाते हुए कि किसान के उस मेहनत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, तो अब तक 5,39,000 से ज़ायद काश्तकारों की फसलों का बीमा किया गया है और इंश्योरेंस कंपनियों को इस हवाले से 3 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो प्रीमियम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अदा किया है। इसके अलावा जो मिनिस्टर साहब ने आपको अपडेट दिया कि किस तरह हुकूमत जो है वो पंजाब सीड काउंसिल के तहत मुख्तलिफ फसलों की 102 नई अक़साम जो है वो काश्त के लिए मंजूर की गई हैं, क्योंकि इससे पहले जो था एक मक्खी पे मक्खी मारने का अमल था कि जो उगाया जा रहा है उसी को देखा जाए। नई रिसर्च और टेक्नोलॉजी का सहारा लेके नई फसलों के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। इसमें थोड़ी टेक्निकल बात है। जी करें आप, बस ये लास्ट में कर लो। तो फिर इन्होंने बताया है कि नई अक़साम की हमने 102 रजिस्ट्रेशन की है। इस वक्त हमने उसकी रजिस्ट्रेशन के साथ टेक्निकल चीज़ें का भी इजाफा किया है। अब जो भी नई किस्म रजिस्टर होगी उसका
DNA साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा और उसकी फिंगर प्रिंटिंग साथ रजिस्टर करानी पड़ेगी ताकि बीच में मिलावट ना हो सके। आपके सवालात का जो 2 सवालात जी, ये जलालपुर में आबाशी के तहत, आबाशी मंसूबे के तहत ज़िला झेलम और खुशाब के काश्तकारों को 3 अरब 96 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 एकड़ रकबे की लेजर लैंड लेवलिंग, 2,000 एकड़ रकबे पर जदीद निज़ाम आबाशी की तनसीब और 20 आबी तालाब जो है बमा सोलर पंपिंग स्टेशन के उसकी सहूलत दी जा रही है। ये क्वेश्चंस आप कर लें, लेकिन चूंकि टाइम का हमें मैनेज करना है, खबरनामा आ जाएगा, तो मैं सिर्फ 2 मिनट आपको पॉलिटिकल उसमें। पहली बात तो ये है कि क्योंकि मिनिस्टर साहब सवालात के जवाब दे के जाएंगे, क्योंकि PM की मीटिंग मुझे पता है वो थोड़ा सा आगे पीछे भी होती है, तो हमें जो है वो आज आपने देखा कि जो आपका सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज है वो वफाक में भी और फिर पंजाब में भी जारी है। सबसे पहले तो मैं अपने उन भाइयों को जो अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं और अपने मुतालबात के हक में आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि किसी भी सरकार का जो असल हुस्न है वो उसका सरकारी मुलाजम है, और सरकार और सरकारी मुलाजम लाज़िम व मलज़ूम है। सरकार और सरकारी मुलाजम एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, और अगर हमारा सरकारी मुलाजम जो है वो सड़कों पे अपने हकूक़ के लिए परेशान होगा तो सरकार उससे ज़्यादा परेशान होगी। लिहाजा आपके जो जायज़ मुतालबात हैं उसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आपके वो आइनी हकूक़ के पासदार हैं, और हम आपके उन तमाम जायज़ मुतालबात पे जो 1 से 16 ग्रेड तक के हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयर्स, जिन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की, फिर बाबू ने उनको हाईजैक कर लिया, और 17 से 22 ग्रेड का जो बाबू है उसने भी अपने मुतालबात जो हुकूमत ने 1 से 16 ग्रेड के उन वर्कर्स के मुतालबात माने, तो 17 से 22 ग्रेड के बाबू जो है उन्होंने उनको फिर दोबारा से उकसा के सड़कों पे लेके आए, और हमें उन बाबुओं की मुश्किलात का भी एहसास है। हमें पता है कि महंगाई जब बढ़ी है तो उस तनासब से तनख्वाह नहीं बढ़ी है, तो तनख्वाह का बढ़ना और आपके आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देना ये हमारा फ़र्ज़ है, और इंशाअल्लाह हम आपके उन जायज़ मुतालबात को पूरा भी करेंगे। लेकिन जब आप सड़कों पे आ जाएंगे, जब आप इस तरह से तोड़ फोड़ और दफातर की बजाय आप अपोजिशन के लिए ईंधन बन जाएंगे, और अपोजिशन जो है जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का किरदार अदा करने लग जाएगी, और जिसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया, तो वो सरकारी मुलाजमीन के लिए अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए उनको ढाल बनाएगी, और सरकार के सरकारी मुलाजमीन को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करेगी। तो फिर ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है कि हमारा जो हमारी ताकत है वो सरकारी मुलाजम जो है उसको हमारी अपोजिशन और पीडीएम का ये मुस्तरद शुदा टोला जो है ये अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दे। तो हमें आपके तवस्सुत से अपने उन भाइयों से, उन मुलाजमीन से अपील करनी है कि आप अपने दफातर में आए। आपकी सरकार आपकी ताकत से आगाह है, उस ताकत को सड़कों पे आके टेस्ट करके अपना लोहा बनवा के बताने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि आपके बगैर ना कोई दफ्तर चल सकता है, ना कोई हुकूमत चल सकती है।
तो जो ऑलरेडी कन्विंस्ड है उनको सड़कों पे आके कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। हम पहले से कन्विंस्ड है कि आपके बगैर सरकार का पहिया नहीं चलता, तो लिहाजा अवाम की तरक्की का जो पहिया है उसको ना रोकें। ये साइलिन जो जहां जहां से अपने जायज़ मुतालबात के लिए सेक्रेटेरिएट का रुख करते हैं और वो गरीब लोग जो किराए खर्च करके अपने मुश्किलात के लिए सेक्रेटेरिएट के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं, अगर आप वहां ताले लगाएंगे तो वहाँ वो भी आपके बहन भाई हैं, उनकी मुश्किलात को मज़ीद ना बढ़ाएं और मिल बैठ के हम कंसल्टेशन से इन मसाइल का हल तलाश करें। रही बात जो रात को हैदराबाद के जलसे में एक पीडीएम का जो नज़र वट्टू है वो वहाँ खड़े होके सियासी उस्ताद होने का उन्होंने रात नया दावा किया और वो 40 साल की अपनी सियासत को वो कहते हैं कि मेरे से शागिर्दी लें। और मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि ये कैसी 40 साल की उस्तादी है कि दो सियासी नाबालिग बच्चों के कंधों पे आप बैठ के इतने भारी भरकम बोझ के तले उनके कंधे हैं कि आपका बोझ उठा ले, और आप पार्लियामेंट तक जाना चाहते हैं उनके कंधों पे बैठ के जो खुद सियासी नाबालिग हैं। और जो आपने सियासत के अंदर जो नोट ज़दा सियासत का 40 साल से फलसफा मुतारफ करवाया, वज़ीर आज़म इमरान खान जो ओपन बैलेटिंग के ज़रिए उस ब्रीफ केस की सियासत के मूजद जो लंदन जा बैठे हैं उसको दफन करना चाहते हैं और हमेशा के लिए एक साफ शफाफ तरीक़ाकार से वो किसी भी वो सेनेट का इलेक्शन हो या लोकल बॉडी इलेक्शन हो या पार्लियामेंट के किसी भी एमपीए या एमएनए का इलेक्शन हो, उसको एक साफ शफाफ मैकेनिज्म से यकीनी बनाना चाहते हैं। और जिन्होंने ये नारा लगाया था कि हमें वोट को इज्जत देनी है, वो आज ओपन बैलेटिंग की मुखालफत करके नोट को इज्जत देने निकल पड़े हैं। और नोट को इज्जत देने वालों को ये हम पैगाम देना चाहते हैं कि जो एनआरओ के लिए ये तगोदो है, हैदराबाद तक उम्र के इस हिस्से में आप भटकते फिर रहे हैं, वो एनआरओ की लॉन्ड्री आके इमरान खान ने बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के इन बोनों में वो वाहिद दिलेर और दबंग लीडर है और वही मुश्किल फैसले करने की कैपेसिटी रखता है और खुद तसाबी उसने अपनी जमात से शुरू की है। और ये जितने इस वक्त सियासी यतीम है, ये इमरान खान के एक पटखे से उन्होंने जिस तरह सियासी रिंग में मौलाना साहब ये पाउंड वर्सेस पाउंड का जो फार्मूला है पाउंड फॉर पाउंड, उसमें आप इमरान खान के हमपल्ला है ही नहीं, तो इसलिए सियासी अखाड़े में आप इमरान खान को चैलेंज ना करें, क्योंकि आपके चैलेंज के बावजूद उन्होंने एक ही पटखे से आपको ज़मीन बोस की है और आपकी चीखें अब बंद होने का नाम नहीं ले रही। ना चीखें चलाएं, जो असल रास्ता है पार्लियामेंट तक पहुंचने का वो अवाम है। अवाम की आवाज़ को सुने। अवाम इस मुल्क में करप्शन का खात्मा चाहती है। अवाम इस मुल्क के अंदर ये जो नस्ल दर नस्ल गुलामी है, क्योंकि 40 साल में आपने अपनी नस्ल की आबियारी की और उसको परवान चढ़ाया और पूरी कौम को जो यरगमाल बनाने वाला टोला है उसको दाएं बाएं खड़ा करके आप अपनी सियासत की जो उखड़ी हुई सांसें हैं, मुर्दा सियासत है, उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे आप गुरेज करें। इमरान खान आपके किसी भी किस्म के ये हथकंडे जो हैं उनसे ना मरगूब होंगे और ना आप उनको किसी तरह भी वर्गला सकते हैं, फिसला सकते हैं और अपना मुफाद हासिल कर सकते हैं। मिनिस्टर साहब से 2 सवाल लें
और उसके बाद वो मीटिंग में जाएगा। जी जी जिशान नहीं, बात करो आप, बोलें। जी जी करें। हाँ जी आपने नहीं उन्हीं से करना है एग्रीकल्चर पॉलिसी पर। जी जी सर ये बता दें कि बारी चलाने वाली है जिस तरह गंदम के ऊपर बेटे खामोशी या गंदम फिर 2000 रुपए पे जाएगी, और अगर किसान गंदम को जो कीमत आपने दी है उस कीमत पे किसान नहीं देता, तो जो पहले गंदम का बहरान था क्या ये अगले साल फिर देखने जा रहे हैं या इसकी कोई प्लानिंग की है? जी अल्लाह के शुक्र से ये आपको जो ब्रीफ दिया है उसमें भी लिखा गया है कि इस साल हमने मेहनत की है और अल्लाह ने मेहरबानी की है, गंदम पहले से ज़्यादा काश्त हुई है, इस वक्त तक गंदम की फसल भी बहुत अच्छी है, और जो मसाइल हैं बाकी इंशाल्लाह इस दफ़ा हम मजबूत पॉलिसी ऐसी रखेंगे जिससे कि गंदम का बहरान आइंदा ना हो। सर मसला जो पीटीआई की गवर्नमेंट की ये महंगाई है और जो मिडिल मैन है वो सबसे ज्यादा कमा रहा है, ऊपर से महंगाई हो रही है या नहीं? आपने एक्ट के तहत पहले मार्केट कमेटियां बनाई, फिर उनको तहलील कर दिया गया, क्या आप मिडिल मैन के हाथों ब्लैकमेल हुए या कोई और वजह? जी मैं आपको यह बता दूं कि अभी भी मैंने जो वीडियो लिंक पे ज्वाइन करना है प्राइम मिनिस्टर साहब को, वो हमने यही मार्केट कमेटियों का मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने की प्रेजेंटेशन देनी है उनको, और हम मार्केट कमेटियां तहलील करने की जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि जो मार्केट कमेटियों के नई बनी थी उन्होंने सारी की सारी जी आटे की तो कीमत कंट्रोल है ना जी, आटे की जनरल अशिया की कीमत यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि हम जो मार्केट में मिडिल मैन है, जो दूसरे लोग जो महंगाई क्रिएट करते हैं उसका तदारक करने के लिए हम ये बंदोबस्त करने लगे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उनका कहना ये है कि जब आप टेक्नोलॉजी को ले आएंगे तो आप मंडियों में आने वाला और मंडियों से निकलने वाला जो सामान है वो डिजिटलाइज होके आपको पता होगा मिडिल मैन कितना प्रॉफिट ले रहा है, तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी उसका नेमुल बदल है। गंदे पानी से सब्जियां जो है वो काश की जा रही है, उसके लिए महकमे ज़राअत क्या कर रहा है? वो जो सब्जियां होंगी वो हाइजेनिक नहीं होंगी, तो उसके लिए महकमे ज़राअत क्या कर रही है गंदे पानी से जो सब्जियां? जी हम जहाँ पे भी गंदे पानी से सब्जियां उगाई जाती है हम उन लोगों को रोकते हैं, उनका रोकथाम करते हैं, उन गंदे पानी से सब्जियां उगाने के जो नुकसानात हैं उनसे आवाम को भी आगाह कर रहे हैं, काश्तकारों को उनको तलब कर रहे हैं और उनको तलब किया जाता है। आपने 8 रुपए रखे हैं गन्ने और धान के लिए, उसके फरोग के लिए। इससे पहले जो गन्ने की फसल आई थी किसान को का जिस बुरी तरह इस्तेहसाल हुआ वैसे सवाल करो पंजाब में, तो आप गन्ना बढ़ाना चाहते हैं, किसान कहता है हमने गन्ना काश्त ही नहीं करना, हमसे छीना जाता है, मिलों वालों को इंतजामिया दिलवाती है। ये माजी में इस साल ऐसा होता था। अगर इस साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें तो इस साल गन्ने की जो इमदादी कीमत थी 200 रुपए थी और किसान को 200 रुपए से ज्यादा पैसे मिलते रहे। 27% कपास की पैदावार कम हुई है। ये एक साल की पॉलिसी की नाकामी नहीं, ये कई सालों में माजी में ऐसा होता रहा है कि आप भी जाके देख रहे कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान का 5 साल से ताले लगे पड़े हैं उसको, अब हम उसको शुरू करने लगे और इंशाल्लाह हम कॉटन को रिवाइव करेंगे क्योंकि कॉटन हमारी ज़राअत की बुनियाद है। अच्छा क्योंकि सऊदी परदेश आती हैं, आपने माजी की हुकूमतों का जिक्र किया है, तो माजी में वो भी वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, क्या उनकी हुकूमत में भी ज़राअत तरजीह नहीं है? ज़राअत पे मैंने जो कहा है कि जिस तरह तरजीह प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त दे रहे हैं इस तरह की मिसाल हमें माजी में 60s के अवाइल में मिलती है, वरना नहीं मिलती। थैंक यू जी, बड़े सारे सवाल डॉक्टर साहब ठीक है अभी मौसम भाई ने ये की बात की
हम देखते हैं कि काफी अरसे से जो मसला है वो बड़ी तनकीद करते हैं हर इकदाम पर तमाम जो पॉलिसी ने खास तौर पर रिसीव की है, इसमें वो दिखा रहे हैं कि क्यों है वो किस चीज़ का दुख है मुंसलाई तो जो इस तरह की अकाउंट कोई भी पॉलिसी आती है कोई भी अमल होता है वो काउंट करते हैं। नो कमेंट्स। अच्छा डॉक्टर साहब ये वेरी गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाए कि सेनेट के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं बलूचिस्तान में वोट का रेट 75 करोड़ तक पहुंच गया है। पंजाब में भी आपको इतराज मिलती है रेट कहाँ पे चला है, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है। देखिए पहली बात ये है कि ये सेनेट की जो अफादियत है, हर शख्स जो है वो हमारा एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है और पार्लियामेंट के अंदर बैठा हर वो शख्स जो ये समझता है कि चारों सूबों को इकट्ठा करने का उन इकाइयों का जो एक सबसे बड़ा पैटर्नाइज करने वाला इदारा वो वफाक का नुमाइंदा इदारा सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंचने के लिए जो एक माजी में वतीरा बन गया था कि जो जितना ताकतवर है, पैसे वाला है, सरमायादार है, उसने जब अरबपति बने, खरबपति बने तो फिर उनको शनाख्त चाहिए कि अब मेरे पास इतना मालो दौलत आ गया तो अब पता चले लोगों को कि मैं कौन हूँ। तो वो जो कौन का तारफ कराने के लिए जिन्होंने अपने ब्रीफ केसों के मुंह खोले, नोटों की बोरियां खोली और माजी में ये सिलसिला चलता रहा और वो इदारा जो वफाक की अलामत था वो बदकिस्मती से नोटों की अलामत बन गया और वो नोट वाले ही उस इदारे तक रसाई हासिल करते रहे। इस कल्चर को पीटीआई की हुकूमत ने आके बदला। पहली दफ़ा वहाँ कारकुनान की रसाई हुई और कारकुनान का जो एक रोल था वो डिफाइन हुआ और वहाँ पैसे वालों के अलावा भी आम आदमी जो आप में से हम में से एक हर तरह के सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी से लोगों ने उस अदारे के अंदर रुख किया। अब चूंकि एक आदत और लत जो पड़ी हुई है सिस्टम के अंदर, उसको अकेला वजीर आजम नहीं बदल सकता। उस सोच को बदलने के लिए पूरे मुआशरे को और तमाम अदारों को अपनी अपनी जगह किरदार अदा करना है और बलूचिस्तान उस वफाक की एक अहम तरीन इकाई है। वहाँ से अगर वो रेट प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपसे शेयर किया है तो ये जमातों को ऑफर्स हैं कि हमें नॉमिनेट करें तो ये ले लें। हर जमात पिछले अदवार में ये करती रही। ये स्टैंड इमरान खान ने लिया कि पैसे नहीं, जात नहीं, मुझे काज के साथ सेनेटर बनाना है। तो मैं समझती हूँ कि इसको आईनी तरमीम जो है वही इसका एक वाहिद हल है। सुप्रीम कोर्ट के पास हम पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो इस अनामली को दूर करें और उसको दूर करके हमारी रहनुमाई करें कि ये चोर दरवाजे, ये मंडियां, ये नोटों के सुदागर जो है इनकी हौसला शिकनी कैसे की जाए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि खान साहब ने जिस तरह बात की थी इलेक्शन से पहले कि मैंने देखे हैं और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये वीडियो फिर 3 साल तक या इतना अर्सा तक 4 साल तक क्यों रखी गई महफूज? या खान साहब के पास थी नहीं, किसी और के पास थी, उन्होंने अब मौका देख के इसको अब लॉन्च किया? ये वीडियो की कोई तहकीक की है कि है कहाँ? क्योंकि स्पीकर ने तो आज जब तब्दील कर दी कि उसके स्पीकर हाउस में ये वीडियो नहीं बनी। देखिए कल आप सुन रहे थे केपी के गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन को, अगर नहीं सुना तो मैं दोहरा देती हूँ। उन्होंने इसके ऊपर तहकीकात के लिए कमीशन बनाया और वो ये एनालिसिस और एवेलुएट करने जा रहे हैं कि इस वीडियो की हकीकत क्या है और हकीकत पे मबनी जो किरदार हैं
अगर वो उस वीडियो के मुताबिक मुमासलत रखते हैं तो वो आपको पता है कि इस हुकूमत का अज़्म है कि नो वन इज़ अबव द लॉ। और जो मिनिस्टर साहब जिनके हवाले से कल से स्क्रीनें जो है वो उनके तमाम जो गुल हैं उनको उजागर कर रही हैं, तो वज़ीर आज़म ने उनका इस्तीफ़ा लेके उनको घर भेजा है। और इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो टॉलरेंस है किसी भी ऐसे अमल के लिए। बाकी ये तहकीकात के बाद सामने आएगा कि इसके पीछे पस पर्दा असल हकीकत क्या है। और जहां वीडियो का आप कह रहे हैं तो वीडियो वज़ीर आज़म को उस वक्त भी ये कहा गया, लेकिन वीडियो यकीनन उन्होंने नहीं देखी। जब वीडियो देखी गई तो उस पे उन्होंने अपना रिएक्शन दिया और मुतलका वजीर को उनकी वजारत से फारग किया। कभी कभी बोलता है, बोल लेने दो। जिस मौके पर ये वीडियो रिलीज की गई, इससे तो यूं तासर पाया जा रहा है क्योंकि फैसला तो अदालत ने करना है। अदालत के ऊपर एक दबाव डालने की कोशिश की गई है इस वीडियो के ऊपर कि जो हुकूमत चाह रही है कि वो सेनेट के ऊपर ओपन बैलेटिंग का कानून ले आए। तो ये तो यूं महसूस हो रहा है जिसमें अदालत के ऊपर ये दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि वो इसकी हमायत करते हैं। पहली बात तो ये बताएं कि कभी अदालतें किसी के दबाव में आई हैं, और अगर आई हैं तो फिर ये दबाव भी अदालत पे किसी तरह असरअंदाज होगा। मैं नहीं समझती कि ऐसा कोई, अदालतें आयन और कानून के दबाव में होती हैं, किसी हुकूमत या किसी शख्सियत के दबाव में नहीं होती हैं। लिहाजा इस वीडियो का टाइमिंग्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि एक हमारे मुआशरे के अंदर घुसी काली बेड़ें जो हर शोबे में मौजूद हैं वो बेनकाब हुई हैं। तो हमने उसको छुपाया नहीं, हमने उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, हमने उसको सरकारी प्रोटेक्शन नहीं दी जो यहाँ इससे पहले मिलती रही है। जिसने जो बोया वो काटेगा। अच्छा मौसम से वो जो अपोजिशन वाले हैं या मौलाना फजलुर रहमान हैं, वो ये कहते हैं कि जब हम अदारे की बात करते हैं तो हुकूमती मशीरों वजीरों की सूरत बच्चे बुलंगड़े आगे आ जाते हैं जवाब देने के लिए। अदारे के तर्जमान हमें जवाब क्यों नहीं देते? कल भी जो उन्होंने बात की है और सीधा साबिक DGIS के आल को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है। तो आप नहीं समझती कि एक जवाब सख्त किस्म का आ जाना चाहिए ताकि ये जुबानें तो बंद हो? मेरा ख्याल है कि DGIS PR ने जो चंद दिन पहले अपना मौक़िफ़ दिया है उसमें हर चीज़ जो है उसका अहाता उन्होंने किया है, और उनको अपना मौक़िफ़ खुद देना आता है। उनके मौक़िफ़ की तस्दीक करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। वो खुद जो है वो कैपेबल भी हैं, कॉम्पिटेंट भी हैं, क्वालिफाइड भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, और नेशनल इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ उनका जो बयानिया है उसके लिए उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आज वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि अगर ओपन बैलेटिंग से इलेक्शन ना हुआ तो अपोजिशन वाले रोएंगे, उनके मजीद वोट कम हो जाएंगे। तो आज उन्होंने बलोचिस्तान का रेट भी बता दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपोजिशन के मुकाबले में कुछ ब्रीफ केस आपने भी तैयार रखे हो? देखिए, ब्रीफ केस की नफी करना हमारा अज़म है। ब्रीफ केस को अल्फी डाल के लॉक कर देना। जो ब्रीफ केस की सियासत वाले थे ना वो लंदन जा पहुंचे हैं, और ब्रीफ केस के बानी वो उस सियासत ब्रीफ केस की सियासत के बानी लंदन में इस वक्त जो है वो बोलियां लगाने के लिए नीचे अपने जो है वो अंडर 19 को छोड़ के गए हुए हैं। तो लिहाजा वज़ीर आज़म का इशारा ये था कि अगर आप एक फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे तो फिर उसकी जद में कोई भी आ सकता है, और अपोजिशन इससे पहले कि देर हो जाए, वक्त गुजर जाए, बेहतर है कि इस वक्त हुकूमत के साथ खड़े होके इन चोर दरवाजों को बंद करने में हमारी मदद करें।